सफलता और असफलता धूप छांव की तरह होते हैं जो अक्सर आती जाती रहती हैं। निश्चित तौर पर जीवन में मिलने वाली सफलता हमारे भीतर उत्साह और आत्मविश्वास पैदा करती है, लेकिन असफलता भी हमें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाती है। जीवन में कई बार मिलने वाली असफलता लोगों की हताशा का बड़ा कारण बन जाती है, लेकिन अगर हम बगैर डरे उस नाकामी का, असफलता का सामना करें और उससे सीख लेते हुए एक बार फिर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से हमें एक ना एक दिन मनचाही कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि असफलता से प्राप्त ज्ञान की जगह कोई नहीं ले सकता। महान अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन ने बल्ब के आविष्कार के दौरान 10,000 से भी ज्यादा असफल प्रयासों का सामना किया। हर नाकामी में वो कुछ सीखते थे और आखिर में सफल हो गए। तो आइए जीवन में मिलने वाली नाकामियों की सीख से बेहतर बनाएं ये सारा जहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए सबसे पहले देखते हैं इस हफ्ते की सुर्खियां। इजराइल में भारी विरोध के बीच न्यायिक सुधार पर अस्थायी रोक। सुधार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की सलाह पर इजराइल की कड़ी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, इजराइल अपने निर्णय लेने में सक्षम। ब्रिटिश किंग चार्ल्स 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी पहुंचे। राजा बनने के बाद पहली विदेश यात्रा। यूरोपीय संघ से संबंध सुधारने की दिशा में अहम कदम। और अमेरिका में फिर गन वायलेंस। नैशविल के स्कूल में फायरिंग में 3 बच्चों समेत 6 की मौत। गोलीबारी की घटना पर सख्त दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति। हथियारों पर प्रतिबंध के लिए कांग्रेस से किया आह्वान। सबसे पहले बात इजराइल की, जहां लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरकार न्यायिक सुधार कानून को फिलहाल वापस ले लिया है। न्यायिक सुधारों को लेकर इजराइल में जन विरोध का सिलसिला बीते 3 महीने से चल रहा है। गुजरते वक्त के साथ विरोध में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका इजराइल के आम जीवन पर बुरा असर पड़ा है। इस बीच 1 लाख से ज्यादा लोग इसके खिलाफ तेल अवीव की सड़कों पर उतर आए थे। यरूशलेम, हाइफा, बोरशेबा और हर्जलिया समेत देश के कई शहरों में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन में रैलियां निकाली, जिसके बाद अब लोकतंत्र के संतुलन और देश की आंतरिक शांति व्यवस्था को देखते हुए फिलहाल इजराइल सरकार की ओर से इन सुधारों पर अस्थायी रोक की घोषणा की गई है। इजराइल में न्यायिक सुधार बिल पर मचे देशव्यापी बवाल के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलहाल न्यायिक सुधारों को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला लिया है। लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच न्यायिक सुधार कानून को अस्थायी रूप से वापस लेते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अपने विरोधियों को संवाद का वास्तविक मौका दे रहे हैं। वहीं इससे पहले इजरायली राष्ट्रपति आइसेक हर्जोग ने भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की थी और देश की एकता की जिम्मेदारी के लिए न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि इसी साल के शुरुआत में जनवरी के पहले सप्ताह में इजराइल के न्याय मंत्री यारिव लेविन ने न्यायिक प्रणाली में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था, जिसके जरिए सरकार एक समीक्षा समिति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के नामांकित व्यक्तियों में सुधार करने और संसद को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अस्वीकार करने का अधिकार देना प्रस्तावित है। नए कानून के तहत 120 सीटों वाली इजरायली संसद में 61 सांसदों के साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी रद्द किए जाने का अधिकार प्रस्तावित है, जो उस प्रणाली को भी बदल देगा जिसके जरिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसी न्यायिक सुधार योजना को लेकर पूरे इजराइल में विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री की इस न्यायिक सुधार योजना को लेकर देश में ही नहीं बल्कि मित्र देश भी चिंता जताते आए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजरायली प्रधानमंत्री को न्यायिक सुधार योजना पर विचार करने की सलाह दी। Like many strong supporters of Israel, I'm very concerned. And I'm concerned that they get this straight. They cannot continue down this road. And I've sort of made that clear. Hopefully the Prime Minister will
act in a way that he's going to try to work out some genuine compromise, but that remains to be seen. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका निर्णय इजराइल के लोग स्वयं करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल एक संप्रभु राष्ट्र है, वो अपना निर्णय स्वयं लेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि वह लोगों से बात कर इसका समाधान निकालने में सफल होंगे। אנחנו עומדים על הצורך להביא את התיקונים הנחוצים במערכת המשפט וניתן הזדמנות כדי להשיג אותם בהסכמה רחבה. זו מטרה ראויה מאין כמוה. ולכן מתוך אחריות לאומית, מתוך הרצון למנוע את הקרע בעם, החלטתי להשהות את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת. फिलहाल विवादित न्यायिक सुधार कानून को निलंबित कर दिया गया है। इसे अब इजरायली संसद में दोबारा चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय बीते सप्ताह 3 दिवसीय जर्मनी यात्रा पर रहे। अपनी पत्नी क्वीन कैमिला के साथ किंग बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। इससे पहले किंग फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन पेंशन सुधारों को लेकर हो रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच उन्हें फ्रांस की यात्रा रद्द करनी पड़ी। फ्रांस की यात्रा रद्द होने के बाद बर्लिन पहुंचने पर किंग चार्ल्स का भव्य स्वागत किया गया। जर्मनी के इतिहास में पहली बार है जब जर्मन राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास के बजाय बर्लिन के ब्रांडेनबर्ग गेट पर किसी देश के प्रमुख का आधिकारिक स्वागत किया गया। इस यात्रा को वैश्विक राजनीति पर एक अहम यूरोपियन जेस्चर के तौर पर देखा जा रहा है। किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के सम्राट के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए 29 मार्च को बर्लिन पहुंचे। यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन के संबंधों को सुधारने की दिशा में इस यात्रा को अहम समझा जा रहा है। फ्रांस की यात्रा रद्द होने के बाद जर्मनी की यात्रा पर बर्लिन ब्रांडेनबर्ग हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद किंग चार्ल्स तृतीय का स्वागत बंदूकों की सलामी के साथ किया गया। ब्रिटेन के किंग और क्वीन के स्वागत में 2 सैन्य जेट विमानों ने फ्लाई पास्ट भी किया। बाद में ऐतिहासिक पेरिसर प्लाट्स में जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर और उनकी पत्नी एल्के बुडेनबेंडर ने रेड कार्पेट पर पूरे औपचारिक सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। बता दें कि ब्रिटेन के किंग बनने के बाद चार्ल्स तृतीय की ये पहली विदेश यात्रा है। वहीं जर्मनी के इतिहास में पहली बार है जब जर्मन राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास श्लॉस बेलेव्यू के बजाय बर्लिन के ब्रांडेनबर्ग गेट पर किसी देश के प्रमुख का आधिकारिक स्वागत किया गया है। किंग चार्ल्स के जर्मनी आगमन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इससे पहले फ्रांस में पेंशन सुधारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय की पेरिस की राजकीय यात्रा स्थगित कर दी गई थी। अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के बीच गहरी दोस्ती पर अपनी बात रखते हुए किंग चार्ल्स ने कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ती उनकी मां दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए बहुत मायने रखती थी। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर द्वारा आयोजित बर्लिन में एक भोज के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा, बीते वर्षों में हमारे राष्ट्रों के बीच दोस्ती और अनगिनत क्षेत्रों में आपसी साझेदारी की जीवंतता से मैं प्रभावित हुआ हूँ। Over all these years, and in so many ways, I have been struck by the warmth of the friendship between our nations and by the vitality of our partnership in countless areas. It was, Mr. President, a friendship which mattered greatly to my mother, the late Queen, who cared deeply about the bond between our two countries. चार्ल्स
सितंबर में अपनी मां क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बने। उन्होंने अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए यूरोपीय शक्तियों फ्रांस और जर्मनी को चुना। वहीं मई 2023 में होने वाले राज्याभिषेक से पहले जर्मनी की इस यात्रा को एक अहम यूरोपियन जेस्चर के रूप में देखा जा रहा है। Meine Damen und Herren, am 29. März 2017 begann der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Heute, genau 6 Jahre später, schlagen wir ein neues Kapitel auf. Wir schauen unter veränderten Bedingungen und doch gemeinsam nach vorn. Was auch immer vor uns liegt, ich weiß, unsere deutsch-britische Freundschaft bleibt wichtig, sie bleibt stark. Our friendship is important. वहीं 30 मार्च को किंग चार्ल्स ने जर्मनी की संसद बुंडेस्टैग को संबोधित किया। खचाखच भरे निचले सदन में सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए चार्ल्स ने ब्रिटेन और जर्मनी के बीच घनिष्ठ संबंधों पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने हनोवर के राजघराने से अपनी पारिवारिक संबंध और वर्तमान आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग का जिक्र किया। His friendship meant so much to my beloved mother, the late Queen, who often spoke of the 15 official visits she made to Germany, including her 5 state visits. Britons come to admire Berlin's vibrant culture and nightlife, making up Europe's largest visitor group to this wonderful city. So we are still admiring of each other's culture, dependent upon each other's economies and inspired by each other's ideas. अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच पर्यावरणीय स्थिरता और यूक्रेन संकट जैसे कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। अमेरिका में एक बार फिर मास शूटिंग की घटना सामने आई है। अमेरिकी शहर नेशविल में एक स्कूल इस घटना का गवाह बना। घटना में कॉन्वेंट स्कूल के 3 टीचर और 3 छोटे बच्चों की मौत हुई है। इस घटना को स्कूल की ही एक पूर्व छात्रा ने अंजाम दिया, जिसकी पहचान एक ट्रांसजेंडर के रूप में की गई है। वहीं इस घटना ने अमेरिका में आम लोगों के असॉल्ट राइफलें रखने पर बैन लगाने की बहस को तेज कर दिया है। अमेरिका में एक बार फिर मास शूटिंग की घटना सामने आई है। मास शूटिंग की यह घटना अमेरिकी राज्य टेनेसी की नेशविले में एक प्राइवेट क्रिश्चियन स्कूल में हुई। इस स्कूल में प्री स्कूल से लेकर कक्षा 6 तक की पढ़ाई होती है, जहां करीब 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसी स्कूल में 27 मार्च को साइड के दरवाजे से हमलावर लड़की ने स्कूल में प्रवेश किया और बंदूक से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस घटना में स्कूल के 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए। घटना के बाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में संदिग्ध हमलावर युवती के भी मारे जाने की सूचना है। इस घटना से जुड़ी संदिग्ध आरोपी का नाम ऑड्रे हेल है। अधिकारियों ने आरोपी की पहचान ट्रांसजेंडर के तौर पर की है। आरोपी के पास 2 असॉल्ट राइफल और एक हैंडगन मौजूद थी। पुलिस के अनुसार हमला जानबूझकर किया गया था और आरोपी शूटर कभी उसी स्कूल की छात्रा रह चुकी थी। हमलावर के पास मौजूद दोनों हथियार कानूनी और स्थानीय रूप से मान्य थे। We've determined that Audrey bought 7 firearms from 5 different local gun stores here legally. They were legally purchased. 3 of those weapons were used yesterday during this horrific tragedy that happened. We also don't have a motive at this time. We feel that the students that were targeted were randomly targeted. There was not any particular student that she was looking for at the time of the incident. वहीं अमेरिका के नेशविले में हमले के बाद
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले को एक बीमारी करार दिया। उन्होंने कहा कि बंदूकों से की जा रही हिंसा देश की आत्मा को चोट पहुंचा रही है। बाइडेन ने कांग्रेस से सामूहिक गोलीबारी में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की। अमेरिका में बंदूक हिंसा को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर देने के अलावा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस से हमले के हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया, जिस पर उन्होंने पदभार ग्रहण के बाद से बार-बार जोर दिया है। According to law enforcement, the shooter of this horror had 2 assault weapons and a pistol. And what in God's name are we doing? These guns are the number. This is hard to believe. I never thought when I started my public life that guns would be the #1 killer of children in America. Guns, #1. It's sick. And overwhelmingly a majority of gun owners agree. We have to do something. Not just everybody, the gun owners agree. There's a moral price to pay for inaction. Last year, we came together to pass the most significant gun safety legislation in 30 years. It was bipartisan. We got it done. And don't tell me we can't do more together. So I again call on Congress to pass the assault weapons ban. Pass it. It should not be a partisan issue. It's a common sense issue. They have to act now. And people say, why do I keep saying this if it's not happening? Because I want you to know who isn't doing it, who isn't helping, to put pressure on them. अमेरिका में गन वायलेंस इतना आम है कि आए दिन कई लोग गोलीबारी में मारे जाते हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक 129 मास शूटिंग की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें अब तक 193 मौतें और 493 घायल हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में अब तक कुल मिलाकर बंदूक हिंसा में 9,870 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 398 किशोर और बच्चे शामिल हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार साल 2020 में अमेरिकी बच्चों की मौत के प्रमुख कारण के रूप में बंदूक हिंसा सबसे बड़े कारण के रूप में सामने आई है, जिसने कार दुर्घटनाओं के कारण होने वाले बच्चों की मौत के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में गन वायलेंस की घटनाएं पिछले कुछ समय में काफी बढ़ी हैं। अमेरिका में गन वायलेंस पर रोक लगाने की लगातार मांग उठती रही है। वहीं गन रखने पर प्रतिबंध का विरोध भी होता रहा है। ऐसे में गन वायलेंस को लेकर नीति और कानून में परिवर्तन किया जाना समय की मांग है। और आइए एक नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। फ्रांस में हड़ताली कर्मचारियों का पेंशन सुधारों को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने 28 मार्च को पेरिस स्टेशन की ओर जाने वाली रेल की पटरियों को जाम कर दिया। अलोकप्रिय पेंशन सुधारों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई। कुछ अन्य शहरों में भी इसी तरह का टकराव हुआ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पॉर्न स्टार केस में ज्यूरी ने जांच के बाद आपराधिक केस चलाने को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद अब ट्रंप को सरेंडर करना पड़ सकता है। अगर सरेंडर वो नहीं करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। न्यूयॉर्क ग्रैंड ज्यूरी ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके 2016 के राष्ट्रपति अभियान के दौरान एक पॉर्न स्टार को पैसे देने के लिए दोषी ठहराया था। इसके बाद वो आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। तुर्की की संसद ने 30 मार्च को नाटो में फिनलैंड के शामिल होने के लिए प्रोटोकॉल से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी। तुर्की की संसदीय हॉल में मौजूद सभी 276 सांसदों ने फिनलैंड के पक्ष में मतदान किया। इस तरह से फिनलैंड ने नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए कानूनी अधिकार हासिल कर लिया है। तुर्की नाटो में शामिल करने को लेकर फिनलैंड की बोली को मंजूरी देने वाला आखिरी देश था। चिली की राजधानी सेंटियागो में 30 मार्च को देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र सेंटियागो के 328 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित था। भूकंप से अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबरें नहीं हैं, लेकिन इस जोरदार भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल जरूर है। और इसी के साथ फिलहाल सारा जहां में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका हमें इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।